नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया सेगमेंट में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अखिलेश जी हैं। हम डिस्कस करेंगे कि एनसीपी एज अ पार्टी कितनी सफल है और कितनी असफल। एनसीपी पार्टी है, ये पार्टी आइडियोलॉजी की नहीं, ये पार्टी अपने स्वार्थ के बेस पे बनी हुई पार्टी थी। ठीक है, ये एक परसेप्शन हम सब देखते हैं कि जब एनसीपी बनी तो एक मुद्दा बनाया कि सोनिया गांधी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इटालियन मूल की है, इसलिए उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। मेरा मत इससे थोड़ा अलग है। मेरी समझ ये है कि ये एक मुद्दा सिर्फ एक एजेंडा दिखाने के लिए पब्लिक के लिए था। शरद पवार जी का अपना स्वार्थ था कि अगर लीडरशिप सोनिया गांधी के हाथ में होगी तो उनको लाइफ में शायद कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने का अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी खो चुके थे प्राइम मिनिस्टर बनने की जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और वो खुद उनको डिफेंस मिनिस्ट्री से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। तो पार्टी कोई भी होती है जब स्वार्थ के आधार पर बनी है तो उसके आगे का सिस्टम भी वैसे ही चलेगा। और आज जो स्थिति वो देख रहे हैं वो शायद उसी का रेप्लिका है। इसका एक और कारण ये भी है कि जब उन्होंने बोला था कि वो सोनिया गांधी के साथ नहीं जाएंगे, वो इटालियन मूल की महिला है इसके लिए, और मेरे ख्याल से तकरीबन 6 महीने के अंदर ही जब इलेक्शन हुए और वो जाके एनसीपी कांग्रेस के साथ शामिल होगी और सरकार में वो शामिल हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका कोई इटालियन या इंडियन से कोई रिलेशन था। ये उनके स्वार्थ के आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई और अपने समर्थकों को ये मैसेज बड़ी कन्वीनियंटली ये कन्वे कर दिया कि वो सिर्फ एक इटालियन मूल की वजह से था, और वो खुद फिर बाद में उसमें शामिल हो गए। चुनाव में जनता को क्या संदेश देना है उसके हिसाब से ये सारी चीजें तय होती हैं, ये मेरा मत है। अब उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्यों रखी? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने एक देसी और विदेशी के मूल का मुद्दा बनाया, तो खुद को नेशनलिस्ट जोड़ना है जो लोगों की साइकोलॉजी और उनके माइंड को बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाए कि ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, तो लोगों को लगे कि नहीं, ये तो नेशनलिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। एक ऐसी पार्टी है जो बाकी एंटी नेशनल है या इस तरीके की भावनाओं को वो आसानी से दिखा सके। एनसीपी का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी अहम रोल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीपी के लिए 3 को फाउंडर थे। एक शरद पवार थे और एक पीए संगमा थे और तीसरे थे तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर 1918 में फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली और पीए संगमा को बीजेपी ने एज अ प्रेसिडेंट घोषित किया 2012 में, और वो प्रणब मुखर्जी से हार गए और 2016 में उनकी डेथ हो गई। अभी पार्टी का पूरा बागडोर अखिलेश जी हाथ में है शरद पवार के। शरद पवार की एज इस वक्त 84 है। आपको ऐसा लगता है कि उनको अभी अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए? देखिए, आपने जो 3 को फाउंडर्स की बात करी, कहने को तो वो ये सही है कि 3 अलग अलग राज्यों से वो आते थे और अपने अपने राज्यों में ठीक ठाक एक अपने टाइम पे महत्व रखते थे, लेकिन एनसीपी कभी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं बनी जो जनता में एक राष्ट्रीय लेवल पे प्रभाव डाल सके। दूसरी बात, शरद पवार जी बुजुर्ग हुए, उनकी एज हुई, उनको पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये तो खैर उनका निजी मसला हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में किस तरीके से उसको लेके जाना चाहते हैं। बट मेरा मत ये है कि पॉलिटिकल करियर जो है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। 5 साल की तो कोई लाइफ मिलती है, उस पर भी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे चुनाव जीतेंगे हारेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, बड़ा चैलेंजिंग है। ऐसे केस में अपने वर्कर्स और अपने जो नीचे के पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके अपने एस्पिरेशंस हैं, उनको क्या वो मैसेज देते हैं, उनको किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर नीचे के लोगों को ये लगने लगे कि अब हमारे टॉप लीडर में इंस्पिरेशन नहीं बचा है, वो बात नहीं बची है जो उनको चुनाव जिता सकते हैं या उनको सत्ता में सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में किसी भी लीडर के लिए सही होता है कि वो सम्मानजनक तरीके से खुद
आगे आने वाले जो सक्षम लीडरशिप है, जो जनता के साथ सीधे कनेक्ट करने में सक्षम है, जनता के मुद्दों को उठाने में सक्षम है, चुनाव जीतने और जिताने में सक्षम है, उनको आगे बढ़ा दें। मेरे अनुमान से वर्तमान में एनसीपी में जो शरद पवार हैं या उन्होंने जो आगे अभी सुप्रिया सुले जी को किया है, ऐसी परिस्थिति में वो अब नहीं, ऐसा नहीं लगता कि अब वो आगे कोई बहुत अच्छी स्थिति में आ पाएंगे। एनसीपी का जो चरम है, जो मैक्सिमम है, वो ऑलरेडी हो चुका है। एनसीपी खुद कभी 50, 60, 65, 70 सीटों से ज्यादा महाराष्ट्र में नहीं ला पाए। महाराष्ट्र के बाहर शायद ही कहीं कोई 1-2 सीट जीत पाए हो, तो उनका तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है पीक। ऐसे में उनको ये चाहिए था, ये टूटने से पहले ही, कि वो सही लीडरशिप को लेके आते, ऐसे लीडरशिप को जिसके ऊपर शरद पवार का भरोसा हो। उससे ज्यादा जरूरी है कि जनता का और जो लीडर है, जो एमएलए यहाँ देखिए जो 40-42 टूट गए, ये एमएलए का भरोसा होता, वहां पे वो टूटे और उनका भरोसा टूटा। आपने सही कहा कि जो हाई कमान होता है उसको अपने किसी एक बंदे को रेडी रखना होता है, तैयार करना होता है। दूसरी एक चीज ये है कि आप बीजेपी की बात कर लेते हैं अखिलेश जी। बीजेपी महाराष्ट्र इलेक्शन में 105 सीट बीजेपी को मिला शिवसेना के साथ। बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर के सरकार बना ली। कहीं ना कहीं बीजेपी का ईगो हर्ट हुआ, बीजेपी को बुरा लगा। उसने पहले शिवसेना के 2 टुकड़े किए, अभी उसने एनसीपी के 2 टुकड़े किए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस के भी 2 टुकड़े करेंगे। क्या ये बीजेपी की ऐसी ही राजनीति चलती आ रही है जैसा कि गोवा में आपने देखा, एमपी में देखा, और राजस्थान में लोग कितने त्रस्त हैं? ये सही है कि सरकारें टूटी जुड़ी। शिवसेना के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो क्लियर कट ये संदेश था हर मंच में कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। बाद में चुनाव जीतने के बाद शिवसेना में पता नहीं किस तरीके की उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी या उनके अपने एस्पिरेशंस थे, जो भी रहा हो, उन्होंने सरकार अलग से बना ली। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो जनता से जुड़ा हुआ लीडर होगा, अगर उसे नजरअंदाज किया जाएगा तब वो पार्टी टूटेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। बीजेपी ने कभी भी शिवसेना को तोड़ के सरकार नहीं बनाई है। शिवसेना ने खुद को तोड़ा है और बीजेपी में जाके शामिल हुए हैं। वो और बीजेपी ने उसको मतलब उनके हाथ में लड्डू लग गया तो वो क्यों छोड़ेंगे, वो सरकार में शामिल हो गए, राजनीति में आए इसीलिए हैं। जहां तक सवाल मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी। जो मध्य प्रदेश के पॉपुलर लीडर हैं, आप उसको ना तो चीफ मिनिस्टरशिप दे रहे हो, ना आप उसको पार्टी प्रेसिडेंट बना रहे हो स्टेट लेवल का, ना ही उन्हें राज्यसभा में भेज रहे हो, तो वो लीडर क्या करेगा? वो तो छोड़ के जानी है उसको, वो तो होना ही था, वो छोड़ के गए। कभी भी जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के अपने फेवरेट लीडर को या अपने फेवरेट व्यक्ति को पद में पहुंचाने का काम करेगा, तो जो जुझारू नेता होगा, जो जमीन से जुड़ा नेता होगा, जिसके साथ जनता का समर्थन होगा, जिसके साथ दूसरे लीडर का समर्थन होगा, वो हर हाल में पार्टी तोड़ देगा। और ये लोग हमारे लोकतंत्र में, इंदिरा गांधी ने भी तो खुद कांग्रेस तोड़ के अपनी नई कांग्रेस बनाई थी। तो ये हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा ये जरूरी है कि राजनीति में आप ऐसे लीडर्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मौका ही नहीं दीजिए बल्कि उनको बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए जो क्षमता रखते हैं जनता से जुड़े रहने की। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी आज नहीं तो कल टूटेगी। आप विचारधारा से भटकेंगे तो आप अलग होंगे। इसमें बीजेपी या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इसका एनसीपी या शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टियां तब भी टूटी थी जब बीजेपी थी ही नहीं, तब भी पार्टियां टूट जाती थी और नई पार्टियां सरकार बन गई। आप जनता दल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते कि जनता दल के कितने जनता दल बन गए। तब कौन सी बीजेपी थी और कौन सी ईडीसीबी आई थी। एनसीपी के बीजेपी में आ जाने से 2024 के इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा?
प्रभाव देखिए, आप कैसा है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, तो कौन कितना पॉजिटिव या नेगेटिव परसेप्शन बना पाएगा उस पर बहुत कुछ असर होगा। ये बात भी सही है, कुछ लोगों को ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ईडी सीबीआई के डर से सरकार में शामिल हो गए, लालच की वजह से शामिल हो गए, या सत्ता में लालच है वगैरह वगैरह। तो हो सकता है 2-4% वोट या 2-4% लोग बीजेपी से नाराज हों, लेकिन जितने लोग बीजेपी से नाराज हैं उससे 10 गुना 8 गुना ज्यादा लोग बीजेपी को और समर्थन करेंगे, वो लोग जो अपने लीडर के साथ जुड़े हैं अपने अपने क्षेत्र में। हम जब स्टूडियो में लोग बैठ के बात करते हैं तो किसी एक लीडर की बात होती है जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, लेकिन जो जनता से जुड़ा हुआ लीडर है, जो वहां से चुनाव जीत कर आ रहा है, जिसका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, वो सारे तो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो उनका अपना जो वोट बैंक है, उनका अपना जो एक जनता के प्रति लगाव है, जुड़ाव है, वो वोट तो सारे उनके साथ जुड़ के आएंगे। तो बीजेपी तो मुझे लगता है कि इस बार जैसे लोकसभा में पिछली बार हुआ था कि विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया कोई, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में इस बार विपक्ष का नेता भी ना कोई बन पाए, क्योंकि चुनाव जीतने वाले जितने लोग हैं वो तो सारे वैसे ही विपक्ष से अलग हो चुके हैं। तो ईडी और सीबीआई के डर से एनसीपी ने बीजेपी का दामन थामा है कि उनको जरूरत थी, उनको पॉलिटिकल पावर की जरूरत थी इसलिए थामा है? क्या कहेंगे आप इस विषय में? ईडी सीबीआई मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इररिलेवेंट चीज है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। सारे लीडर्स को पता है कि ये सरकारी एजेंसियां कैसे काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी सीबीआई का कोई भी केस पीएमओ में नहीं चलता। ईडी सीबीआई का केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट में एविडेंस के बेस पे फैसला होता है, और एविडेंस इन एजेंसियों को तैयार करने के लिए इनके पास कोई एविडेंस होता ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल होती हैं, और सर्कमस्टेंशियल में हर चीज के लिए जिम्मेदारी किसी न किसी ब्यूरोक्रेट्स की होगी या किसी न किसी छोटे स्तर के कर्मचारी की होगी। कभी आज तक आपने देखा नहीं कोई लीडर फंसा हो। वही लीडर जेल गए हैं, एक दो जो एक्सेप्शन हम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने अपने टाइम पे अंधेरगर्दी कर दी, कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। आज के टाइम पे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, जो काम 10 करोड़ में हो जाना है उसका पहले एस्टिमेशन 100 करोड़ में होता है। अभी क्या करना है किसी और चीज को लेकर डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे ही पूरा हो जाता है। तो ईडी सीबीआई तो का कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी को इस बार बहुत फायदा होने वाला है, और उनकी पूरी सरकार बनने वाली है, अच्छे बहुमत से बनेगी। और जो अजीत पवार और एनसीपी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका प्राइमरी जो रीजन है वो ये है मेरी समझ में कि उनको अब वर्तमान की एनसीपी की लीडरशिप में, वर्तमान का मतलब जो सुप्रिया सुले और शरद पवार से है, उनमें अब उनको भरोसा नहीं बचा, उनमें अब उनको उम्मीद नहीं बची कि ये इनमें ये काबिलियत है कि ये हमारे को चुनाव जिता सकते हैं और हम सत्ता में भागीदार बन सकते हैं। एनसीपी और शिवसेना क्या अखिलेश जी परिवारवाद के नाते टूटी या और कोई वजह है उसका? अभी प्राइमरी तौर पे देखने में तो यही लग रहा है कि परिवारवाद की वजह से टूटी, क्योंकि जो उनके साथ बाकी लीडर हैं उनको लगता है कि जो जिसे लीडर बनाया गया है ये चुनाव जिताने में या उस पार्टी को चलाने में सक्षम नहीं है, या इसको अलग तरीके से ये कहें कि ये मुझसे ज्यादा सक्षम नहीं है। अब ये एग्जाम्पल लीजिए शिंदे साहब का। शिंदे साहब से को देख के तो आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि उनको और उनके समर्थकों को ये लग रहा था कि शिंदे ज्यादा बेहतर शिवसेना के विकल्प है खुद उद्धव जी से। तो उद्धव जी जब पार्टी में लैंड कर गए, उसके प्रेसिडेंट बन गए और चीफ मिनिस्टर भी बन गए, तो बाकी लीडर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बची? रही कसी जो उम्मीद है वो उन्होंने आके उनको अपने बेटे को मिनिस्टर बना के दे दी। संकेत साफ था कि आगे मेरे बाद मेरा बेटा होगा, तो बाकी लीडर फिर किस लिए रहेंगे? तो ये तो मतलब होना ही है और सदियों से होते आया है कि अगर राजा अपने मंदबुद्धि बेटे को राज्य का कार्यभार सौंप देगा तो राज्य का विभाजन होता ही है। मंदबुद्धि से मेरा मतलब है कि जो उस काम के लिए सक्षम नहीं है, या जो वो काम उस परिस्थिति में उनसे बेहतर कोई और कर सकता है, तो जो बेहतर कर सकता है वो तो अपने लिए रास्ता खोज ही लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। दोस्तों, एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं कि जब तक आप मोनार्की की तरह पॉलिटिकल पार्टीज को चलाएंगे तब तक ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेगी।
आपको याद रखना है कि ये डेमोक्रेसी है और पार्टीज भी डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं। अगर आप मोनार्की की तरह करेंगे, परिवारवाद चलाएंगे, राजा का लड़का युवराज होगा, युवराज ही राजा बनेगा, तो एनसीपी और शिवसेना की तरह ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। धन्यवाद अखिलेश जी, आपका आने के लिए, आपके धन्यवाद।